बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के हवाले से। जैसा कि हमने पढ़ा था फ्लक्स के लिए प्रीवियस लेक्चर में कि फ्लक्स इक्वल होता है हमारे पास ई डॉट ए, या ये हमने इस तरह का पढ़ा था ई ए कोसाइन थीटा, और इसके मुख्तलिफ केसेस थे हमने स्टडी किया। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, अब एरिया हमेशा सिमेट्रिक जो बॉडीज होती है उनकी होती है, या आपके पास स्फेयर होगा, या आपके पास कोई सर्कल हो सकता है, या कोई रेक्टेंगल हो सकता है। तो फ्लक्स आप इसी फार्मूले के ज़रिए सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप हम ले रहे थे, यूनिट एरिया उसके सामने रख के इलेक्ट्रिक फील्ड के हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन आज हम एक ऐसा फार्मूला पढ़ेंगे जिसको एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉस ने ड्राइव किया है, और गॉस के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फ्लक्स इक्वल होता है किसी भी क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इक्वल होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/ε0 टाइम्स क्यू। क्यू इज़ द टोटल चार्ज। यहाँ पे एक सर्कल मैंने बनाया है, या स्फीयर इसको कहते हैं, जिसके अंदर एक चार्ज है, टोटल चार्ज का सोर्स है पॉजिटिव क्यू का है। अगर इसकी आप इसके हवाले से लिखे तो द टोटल नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सो ये आपके पास गॉस लॉ है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये इसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इस फार्मूले में आप देखते हैं कि यहाँ पे एरिया या इसी तरह का दूसरा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिस तरह एरिया है, एरिया आपके पास सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर सिमेट्री वायलेट हो जाए तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एरिया स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं, आप इसी तरह एरिया किसी स्फीयर का कैलकुलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल का कर सकते हैं। लेकिन जो इरेगुलर सरफेसेस होती है उनका आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ से फ्लक्स निकालना मुश्किल होता है। लेकिन गॉस जो मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये फार्मूला ड्राइव किया, जिसके बाद हमें ये समझ में आई कि किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमारे पास कितनी होती है रिगार्डलेस ऑफ द एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। या ज्योमेट्री की हम बात इसमें नहीं करेंगे। अब अगर ज्योमेट्री की हम बात नहीं करते तो ये फार्मूला कैसे आता है हमारे पास? इन दोनों में, ये दोनों सेम फार्मूले हैं। यहाँ पे आपके पास एक मैंने स्फीयर बनाया है जिसमें हमारे पास क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज है। अब इससे फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे कंसीडर करें इस पूरा इसका जो एरिया है, इसका जो पूरा एरिया है, इस स्फीयर का एरिया, हमें पता है स्फीयर का एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, 4πr²। अब लेट से ये जो एरिया है ये छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूं कर दूं, यहाँ पे एक एरिया मेरे पास है डेल A1 कह देता हूँ इसको मैं। इसी तरह इसके साथ कोई दूसरा एरिया, दिस इज डेल A2। इसी तरह ऐसा हो के आपके पास डेल AN तक बहुत सारे एरियाज आपके पास है। अब ये जो टोटल एरिया है ये इन सब के कम्बिनेशन के इक्वल होता है। अब फ्लक्स का जो पुराना हमारे पास फार्मूला है, फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था। अब ये जो फार्मूला है, अब इसके लिए डेल ए से अगर इससे फ्लक्स हमने निकालना हो, टोटल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम इधर से निकालेंगे तो यहाँ से A1 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, A2 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसी तरह A3 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसी तरह डेल्टा AN तक हम इंडिविजुअली फ्लक्स
कैलकुलेट करके सबको हम जब सम अप करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। लेट से A1 से जो फ्लक्स गुजरता है इसको मैं कह देता हूँ फाई नंबर 1, इसको कह देता हूँ यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गुजरती है फ्लक्स नंबर 2, इसी तरह फ्लक्स 3 से लेके फ्लक्स नंबर n तक। अब जो टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स नंबर 1 प्लस फ्लक्स नंबर 2 प्लस फ्लक्स नंबर 3 प्लस फ्लक्स नंबर n। सो अब ये आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा। अब फ्लक्स नंबर 1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट से ये जो डिफरेंशियल एरिया A है, ठीक है, ये एक स्फेयर है जो कि अंदर से भी भरा हुआ है। स्फेयर कहते हैं बॉल की तरह की चीज़ जो कि अंदर से भी भरी हुई होती है। तो फ्लक्स का फार्मूला EA है। अब एरिया तो हमें पता है फ्लक्स नंबर 1। अब फ्लक्स नंबर 1 हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स नंबर 1 हमारे पास इक्वल होगा E डेल्टा A1। उसके साथ साथ अब देखिए एरिया नॉर्मल इसका बाहर की तरफ है, इसका यहाँ पे मैं एक एरिया आपको बता देता हूँ, इसका एरिया नॉर्मल भी बाहर की तरफ है, बॉल की तरह की चीज़ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, E भी बाहर की तरफ, A भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों में एंगल 0 का होता है। सो अब अगर E डेल्टा A1 कोसाइन 0 डिग्री, सिमिलरली इसी तरह आपके पास जो फ्लक्स नंबर 2 होगा E1 E2 में इसलिए नहीं लिख देता हूँ क्योंकि E इज़ यूनिफॉर्म हियर। आपके पास इधर से जो फ्लक्स गुजरेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे वो इक्वल होंगे E2 से जो गुजरते हैं उनके, इसी तरह E3 से, इसी तरह En तक जितने भी डिफरेंशियल एरियाज हमारे पास है, क्योंकि जो चार्ज का सोर्स है वो इस सरफेस से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए तमाम लाइनें यूनिफॉर्म गुजरेंगी, ठीक है, इनकी तादाद सेम होगी। तो E1 अगर इधर से गुजरता है ये इक्वल होगा E2, इसी तरह ये इक्वल होगा En के, तो इन तमाम को हम सिंपली E ही लिख सकते हैं। सो E इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्फीयर एंड थ्रू आउट द डिफरेंशियल एरिया। सो E2 के लिए अब इसका जो जवाब हमारे पास होगा A1 E डेल्टा A1 सॉरी, तो कोसाइन 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो ये इक्वल होगा E डेल्टा A1। इसी तरह सब में E की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का बन जाता है। सो कोसाइन हमेशा 0 डिग्रीज होगा इन सब डिफरेंशियल एरियाज के लिए, तो यहाँ पे E डेल्टा A2 विल बी इक्वल टू E डेल्टा A2 कोसाइन 0 डिग्रीज। सो ये भी हमारे पास इक्वल होगा E डेल्टा A2। सिमिलरली इसी तरह डेल्टा n तक हम जाएंगे तो उसका जवाब भी हमें E डेल्टा AN मिल जाएगा। आप अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं लाके फ्लक्स के फार्मूले में, तो ये हमें क्या देगा? अब जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास होगा, 1 इम्प्लाइज दैट कि जो टोटल फ्लक्स इस जो क्लोज सरफेस से, ठीक है, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स हमारे पास होगी, टोटल विल बी इक्वल टू फ्लक्स नंबर 1 की जगह पे मैं लिख लूँगा E डेल्टा A1 प्लस फ्लक्स नंबर 2 E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा AN। अब ये जो फ्लक्स का फार्मूला है इसमें अगर इन सब को हम सम अप करें तो यहाँ से आप देखें E तो हमारे पास सेम है, तो E उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे आ जाता है टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN डिफरेंशियल एरिया ऑफ N
अब यहाँ पे आप देख ले ई, और ये आपके पास है टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर या इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पे हमारे पास स्फेयर है, तो यहाँ पे स्फेयर होगी, और हमें पता है स्फेयर का जो टोटल एरिया होता है वो होता है। अब ई हमने कूलम लॉ से पढ़ा है, तो ई की भी आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू है हमारे पास, और इसका जो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी है, और ये जो एरिया हमारे पास आ जाता है स्फीयर का वो इसके इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 पाई और 4 पाई, तो आपके पास क्या आ जाता है, जो फ्लक्स होगी टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस से वो आपके पास इक्वल होगी क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की। तो ये आपके पास गाउस लॉ है। यहाँ पे आप देखिए ज्योमेट्री की कोई टर्म नहीं आ जाती है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, तो यहाँ पे ये जो क्लोज सरफेस जो नेट फ्लक्स है वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब बेसिकली ये फ्लक्स या गाउस ने ये फार्मूला इसलिए निकाला ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली कैलकुलेट कर सके। कूलम लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आती है कि हमने एरिया निकालना होता है। एरिया सिमेट्रिक बॉडीज़ का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एरिया एसिमेट्रिक बॉडी कहीं आ जाए तो उसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। अगर प्रीवियस फार्मूले से आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो गॉस ने ड्राइव किया है कूलम के ही फार्मूले को इस्तेमाल करके उसने ये फार्मूला निकाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने यहाँ से निकाला हुआ है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हो इधर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इजीली निकाल सकते हैं। सो ये आपके पास सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए है। अब अगर सिमेट्रिक बॉडी आपके पास नहीं हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से इस तरह का कोई बॉडी है। अब इस तरह के बॉडी के लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे बहुत सारे चार्ज की कंसंट्रेशन है, Q1 यहाँ पे है, Q2, Q3, इसी तरह यहाँ बहुत सारे चार्जेस है Qn। अब यहाँ से हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि फ्लक्स का फार्मूला यही है। अब यहाँ पे भी हम छोटा सा एक डिफरेंशियल एरिया रहेंगे, जिससे जो फ्लक्स होगी हर चार्ज की वजह से जितनी फ्लक्स वहाँ से निकलती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है इधर भी, और एरिया जो एरिया हमारे पास है डिफरेंशियल एरिया, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ है। अगेन यहाँ पे एंगल आपके पास 0 डिग्री का है, लेकिन हम अभी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस इर्रेगुलर सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए। अब टोटल फ्लक्स यहाँ पे इस बॉडी के लिए हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, वो इक्वल होगा चार्ज 1 की वजह से कितना फ्लक्स यहाँ से फ्लो करता है और चार्ज 2 की वजह से कितना फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स नंबर 1 या फ्लक्स ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज नंबर 2, इसी तरह हो के जितने भी है आपके पास फ्लक्स n। अब फ्लक्स n का मतलब ये होगा कि nth चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकलती है। अब देखिए टोटल फ्लक्स आपके पास इक्वल होगा, क्योंकि Q1 की वजह से ये जो फ्लक्स है ये आपके पास चार्ज नंबर 1 की वजह से है, तो हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ पे चार्ज नंबर 1 डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस प्लस चार्ज नंबर 2 डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस प्लस डॉट डॉट करके हम जनरलाइज करेंगे Qn डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे देखिए अगर आप फ्लक्स निकालना चाहें तो यहाँ पे ये होगा कि 1 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आपके पास कॉमन है, उसके बाद Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट करके Qn तक, क्योंकि हम जनरलाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इसी तरह Qn तक आप जाएंगे, तो वो ये जो चार्ज होगी ये जो बॉडी आपके पास यहाँ पे पड़ी है इसके ऊपर टोटल चार्ज के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज हमारे पास है
ये जो चार्ज की कम्बिनेशन हमने बनाई है सम करके, ये आपके पास जो टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये इक्वल है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहाँ पे लेट से इन सब की कम्बिनेशन आपके पास Q चार्ज के इक्वल, Q1 प्लस यानी टोटल चार्ज इस सरफेस के ऊपर है Q। तो अगेन यहाँ पे आपके पास किस तरह का फार्मूला आ जाता है, फ्लक्स आपके पास इस सरफेस की वजह से जो कि इरेगुलर है, एसिमेट्रिक है, ये आपके पास इक्वल होती है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो देखिए गाउस लॉ आप इस ऑब्जेक्ट के लिए भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपके पास जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। इसका तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। तो गाउस लॉ हमें थोड़ी सी इजी जो है कैलकुलेशंस प्रोवाइड करती है, और जो कूलम लॉ हमारे पास है वो इसका एक स्पेशल केस है। अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए अगर हम जिस तरह ये है इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो वो फिर जो कूलम लॉ की शक्ल इख्तियार करती है जाके, तो उसका एक स्पेसिफिक केस है। तो जो गाउस लॉ है वो आपके पास ज़्यादा जनरल है, मोर जनरल देन कूलम लॉ। कैलकुलेशंस आपके पास इजी है, जैसे इसके लिए हमने निकाला, इसके लिए एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि फिर इसको लिक्विड में हम ड्रॉप करके दूसरे बीकर में जितना लिक्विड हमारे पास जाता है उसका वॉल्यूम निकाल के फिर इस तरह की लंबी चौड़ी वहाँ से फिर कैलकुलेशंस करके इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए ये वो सारी कहानियाँ हमने नहीं करनी होती है, सिंपली गाउस लॉ इस्तेमाल करके हम ये जो फ्लक्स है यहाँ से ये निकाल सकते हैं। सो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।